जो नए हैं उनको बता दें कि शनिवार को 2 घंटे हिंदी की क्लास चलती है। और वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, जिसमें प्लेस एंड टाइम, जिसको कहते हैं समय सूचक शब्द और स्थान सूचक शब्द। एक आपको सूत्र भी बताया होगा छोटी क्लास में, स्वप्त सूत्र होता है, उसके अंदर टेंस में पढ़ते हैं। उसी तरह हिंदी में भी वाक्य होता है, जिसमें पहले सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, बीच में कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है, और बाद में क्रिया यानी वर्ब होती है, यानी कि SOV होता है। कि अब जरूरी नहीं कि वाक्य में कर्म आए, ये जरूरी नहीं होता है। वाक्य में, प्रत्येक वाक्य में कर्म नहीं हो सकता, तभी तो आप क्रिया को 2 भागों में बांटते हो कि एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक कौन सी होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी वाक्य ऐसा हो सकता है जिसमें सकर्मक भी हो सकती क्रिया, अकर्मक, मतलब हर वाक्य में कर्म मौजूद नहीं होता है, प्रत्येक वाक्य में कर्म मौजूद होता है। तो ध्यान दें आप, 3 चीजें होती है, जैसे मैंने एक लिखा, अब ध्यान दें, 4 वाक्य आपके सामने, 4 वाक्यों में आपको समझना है क्या क्या चीजें होती हैं। देखो ध्यान से, पहला वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है, दूसरा है मोर जंगल में नाचता है, तीसरा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और चौथा है सीता क्रिकेट खेलती है। 4 वाक्य हैं। भाई पहली बात तो क्लास में आवाज नहीं, साइलेंट रहें। ओनली सैटरडे को क्लास होती है, 2 घंटे आराम से समझे। मैं टॉपिक को पूरा कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको पता है BSTC का एग्जाम लगा था, आपके 2-3 प्रश्न आए थे वाक्य टॉपिक में से। किसी ने अगर BSTC का एग्जाम दिया हो तो उसमें देखना आप, 2-3 प्रश्न इस टॉपिक में से आए थे। तो किसी का CET का पेपर हो, किसी का LDC का पेपर हो, किसी को और कोई पेपर हो, तो वहाँ वाक्य टॉपिक आपके आएगा। तो ध्यान से समझना, टॉपिक को समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला नहीं है। आप रटोगे समझ नहीं आएगा, केवल समझना, आपको समझने वाला टॉपिक है। ध्यान से ज़्यादा उदाहरण कराएंगे, उदाहरण में समझ में आएगा आपको। ध्यान दें कि ये 4 उदाहरण लिखे हुए आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए आप, जिस किसी ने क्रिया पढ़ ली वो बताएगा मुझे, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया इसमें, कौन सी क्रिया इसमें, सकर्मक क्रिया। हाँ भाई ध्यान दें, मैं बताऊंगा कैसे सकर्मक है कैसे नहीं है, ये ध्यान देना आप। दूसरा है इसमें मोर जंगल में नाचता है, कौन सी क्रिया इसमें, कौन सी क्रिया है, अकर्मक। तीसरा है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन सी क्रिया है इसमें, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। चौथा है सीता क्रिकेट खेलती है। ये 4 मैंने सेंटेंस आपके सामने लिख दिए। अब आपको पता, चारों सेंटेंस की अलग अलग विशेषताएं, कोई तो सकर्मक क्रिया, कोई अकर्मक क्रिया का है। यहां पर लिखा हुआ सकर्मक, इसका मतलब कर्म मौजूद है इसके अंदर, और यहां पर लिखा हुआ अकर्मक, दोनों में इसका मतलब कर्म मौजूद नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक वाक्य में कर्म आता है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इन 2 वाक्यों में कर्म नहीं आया। इन 2 वाक्यों में कर्म नहीं आया, इसका मतलब ये वाक्य थोड़ी नहीं है, वाक्य है। मतलब सब में जो कर्ता आ रहा है, क्रिया आ रही है, लेकिन 2 वाक्य ऐसे हैं जिनके अंदर कर्म आ रहा है, 2 वाक्य ऐसे जिनमें कर्म नहीं आ रहा है। तो ध्यान दें, प्रत्येक वाक्य ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कर्म आता हो। तो ध्यान दें कि राम पुस्तक पढ़ता, आप कैसे पहचानोगे आप, सकर्मक अकर्मक से। क्रिया होती है लास्ट में दी हुई रहती है अपने, देखो यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ना, ना लगाना, आपको ध्यान रखना, ताको उठाकर पढ़ना। यहाँ क्रिया क्या है, यहाँ और यहाँ मुख्य क्रिया आपको देखनी, पहली बात वाक्य के अंत में देखनी है। अब उससे ठीक पहले, उससे ठीक पहले यहाँ, इससे ठीक पहले यहाँ, इससे ठीक पहले यहाँ, और इससे ठीक पहले यहाँ आए हुए शब्द को हटाना है। मतलब इन शब्दों को हटाना है, यहाँ पुस्तक को, यहाँ जंगल को, यहाँ आकाश को, या क्रिकेट को, इनको हटाना, और इनके स्थान पर क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछना है। अगर हमें जवाब मिल जाता है, इट मीन्स वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और अगर हमें जवाब नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। और जो सकर्मक क्रिया होती है मतलब वाक्य में कर्म मौजूद है, और जहां अकर्मक क्रिया होती है मतलब वाक्य में कर्म नहीं है, ये ध्यान देना आपको। तो देखो राम क्या पढ़ता है, जवाब मिल रहा है, मतलब कौन सी क्रिया, राम, सॉरी, मोर क्या नाचता है। अगर यहां होता मोर कहां नाचता है तो जवाब मिलता, कहां नहीं लगाना, इसका मतलब ये कौन सी क्रिया, अकर्मक। पक्षी क्या उड़ते हैं,
नहीं मिल रहा है। अगर पक्षी कहाँ उड़ते होता तो जवाब मिलता, इसका मतलब ये भी कर्मक है। सीता क्या खेलती है, इसका मतलब ये क्या है, सकर्मक क्रिया। तो आपने देखा कि वाक्य में कुछ वाक्य में कर्म मौजूद होता है, कुछ में नहीं होता है। तो प्रत्येक वाक्यों में कर्म हो या ना हो फिर भी वो वाक्य कहलाता है। हम टॉपिक पढ़े हुआ, इसलिए मैंने उदाहरण बताया आपको कि किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया तो होता है, लेकिन कर्म कुछ वाक्य में हो सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता, फिर भी हम वाक्य कहते हैं। ध्यान दें, हमने संधि पढ़ ली। संधि में होते हैं स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये होते हैं स्वर और ये होते हैं व्यंजन। ये आपको पता है, इनको कहते हैं स्वर, इनको कहते हैं व्यंजन। आपको कहते हैं हम स्वर सारे, आपको पता है ऐसे लेकर अंग सॉरी अव तक होते हैं 11, मैंने बताया आपको। बाकी दो क्या होते हैं, अयोगवा स्वर होते हैं। दो क्या होते हैं, अयोगवा स्वर होते हैं। तो ये मान लो ये जो होते हैं स्वर और ये होते हैं क्या होते हैं, व्यंजन। और इन दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ण। ध्यान देना मेरी बात का, स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ण। और वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं। ये एक पूरा समझना आप ध्यान से कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं। बनाएंगे इस चीज को, क्या कहेंगे, देखो ध्यान से कि स्वर और व्यंजन के सार्थक क्रम को वर्ण कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को। आज हम वाक्य पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको पीछे का बताया। आज हमें परिभाषा देखनी है वाक्य की, कि वाक्य कहते किसको। ये समझने के लिए हम पीछे जाना पड़ेगा कि स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ण। वर्णों का समूह क्या कहलाता है, मतलब एक वर्ण से कभी शब्द नहीं बनता है, शब्द में 2-3 वर्ण होने चाहिए। तो वर्णों का समूह, और वो भी सार्थक समूह। सार्थक का मतलब एक नियम के अनुसार। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर कमल, एक ये शब्द लिख दिया, एक में लिखूं लमक। लमक कोई शब्द नहीं होता भाई, मतलब क मैं ल क्रम से आना चाहिए। अब ये भी आप कहोगे ये वर्ण तो है, लेकिन ये सार्थक क्रम से नहीं है, इसका मतलब इसको आप शब्द नहीं कह सकते, इसको शब्द नहीं कह सकते। यहाँ सार्थक क्रम है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते, शब्द कह सकते। मतलब वर्णों के सार्थक समूह क्या कहोगे आप, शब्द कहोगे। उसी तरह शब्दों के सार्थक समूह क्या कहोगे आप। अब मैं कहूँ राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य। अब मैं कहूँ पुस्तक पढ़ता राम है, नहीं होगा, वहां शब्द तो है लेकिन क्रम से नहीं है, सार्थक समूह नहीं है। तो जहां भी सार्थक समूह शब्दों का, उसको क्या कहोगे आप, वाक्य कहोगे। और वर्णों का सार्थक समूह, उसको क्या कहोगे आप, शब्द। और स्वर और व्यंजनों के सार्थक क्रम को क्या कहोगे आप, वर्ण कहोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक बात छोटी सी ध्यान रखना आप, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं भाई। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वर्ण को कहते हैं भाई। ध्यान देना आप, भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई, कई बार प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं स्वर, व्यंजन, वर्ण और शब्द। तो आप क्या लिखोगे, वर्ण। पहला प्रश्न अपना, कई बार एग्जाम है सीधा साधा उठकर। दूसरा जाता कई बार कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। दो प्रश्न आपके, एक तो होता भाषा की सबसे छोटी इकाई सीधा सा, एक है भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो कहते हैं भाई वाक्य को। इसलिए मैंने प्रश्न लिखा है आपको यहाँ पर कि भावार्थ के आधार पर, मतलब किसी वाक्य के भाव के अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो बताना आपको वाक्य, और केवल डायरेक्ट पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं तो आपको बताना वर्ण। दो प्रश्न बनेंगे आपके। अभी तक हमने 4-5 चीजें सीखी है। पहला क्या सीखा हमने कि प्रत्येक वाक्य में कर्म हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ वाक्य सकर्मक क्रिया की भी हो सकते हैं, कुछ अकर्मक के भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक वाक्य में कर्म
स्थित हो, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ण बनाते हैं। वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। यहां तक हो गया। इसका मतलब हमने वाक्य की परिभाषा सीख ली कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहां पर अपनी परिभाषा है, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला कहें स्वर और व्यंजन के सार्थक क्रम को वर्ण कहते हैं। ये हमने परिभाषा सीख ली सबकी, पहली बात। दूसरी बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वर्ण को कहते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ लिया आपको कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। हमारे 4-5 प्रश्न क्लियर हो गए। कई बार सीधा सीधा ये जो मैंने पढ़ा है वो सीधा सीधा प्रश्न आता है एग्जाम। आप सीईटी का पेपर दोगे, सीधा सा प्रश्न आ सकता है यहाँ से। तो आपको याद रखना है कि स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण बनाते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। और वाक्य में ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, वर्ण को कहते हैं। और भावार्थ के आधार पर अगर हमें पूछे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। अब आप नोट कीजिए इस चीज को, अपनी कॉपी में लिखना। टॉपिक का नाम लिखो वाक्य। ये जो चीज है ना, यहां तक ये उतारो आप ऐसे।